So friends, welcome back in this video and we will be doing illustration number 8 first. Then I will discuss the illustration number 7 with you, and in this way we will be going to complete your entire chapter number 4, unit number 1. So illustration number 8 ज़रा मेरे साथ पढ़िए. From the following particulars furnished by Pioneer Limited, prepare the balance sheet as at 31st March 2021. या मे बी आप 22 ले सकते हैं, नेक्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स 23 भी ले सकते हैं. एज रिक्वायर्ड बाय शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट, गिव नोट्स एट द फुट ऑफ द बैलेंस शीट एज मे बी फाउंड नेसेसरी. तो जहाँ पर नोट्स देने की ज़रूरत है वहाँ पर आप नोट्स बनाएं, अदरवाइज ना बनाएं. आप यहाँ देख सकते हैं कि इक्विटी कैपिटल है, तो ये जो भी क्रेडिट बैलेंस आ रहा है ये इशूड है. इशूड, सब्सक्राइब, कॉल्ड, पेड अप, यानी पेड अप है. अल्टीमेटली इशू करने के बाद पैसा रिसीव हो गया है. कॉल्स इन अरियर का मतलब है कि इतनी कॉल तो करी गई है बट रिसीव नहीं हुई है. ठीक है जी, आपने कॉल करी है बट रिसीव नहीं हुई है. फिर आपका कुछ यहाँ डेबिट बैलेंस आ रहा है जिसमें लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, तो ये आपका हो गया प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट में टेंजिबल एसेट्स. जनरल रिजर्व का बैलेंस आ रहा है. लोन लिया है स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन. इन्वेंट्री, फिनिश गुड्स की, रॉ मटेरियल की, टोटल डेबिट बैलेंस. प्रोविजन फॉर टैक्स, ट्रेड रिसीवेबल यानी डेटर, एडवांसेस, आपने किसी को एडवांस दिया है. डिविडेंड पेबल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, कैश बैलेंस, कैश एट बैंक, लोन्स अनसिक्योर्ड एंड ट्रेड पेबल. तो यहाँ पर जो है पीएनएल के आइटम्स गिवन नहीं है, आपको सिर्फ बैलेंस शीट बनानी है. और ये जो पीएनएल का बैलेंस है इसे आप मान लीजिए कि ये आपका प्रॉफिट आया है. साथ में कुछ एडिशनल डिटेल्स भी गिवन है, लाइक 2000 इक्विटी शेयर्स वर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश. तो ये क्यों गिवन है? ये आपको इसलिए गिवन है क्योंकि इसे आप नोट्स टू अकाउंट्स में शो करेंगे, बताएंगे, लिखेंगे. ट्रेड रिसीवेबल जो है 52,000 के, वो 6 मंथ से ज़्यादा ओवरड्यू हैं. तो यहाँ पर आप देखेंगे ट्रेड रिसीवेबल कहाँ आ रहे हैं, 2 लाख रुपीज़. उसमें से आप 52,000 को अलग शो करेंगे, बाकी को अलग शो करेंगे. एसेट की जो कॉस्ट है वो गिवन है. इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि ये तो आपकी नेट वैल्यू आ रही है. एक्चुअली में जो कॉस्ट थी वो इतनी है. तो बैलेंस क्या हो गया? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन. मतलब कि 4 लाख की बिल्डिंग है, 2 लाख का एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन होगा, माइनस करने के बाद 2 लाख की नेट वैल्यू आ रही होगी. सॉरी, ये तो लैंड ले लिया मैंने, बिल्डिंग लेते हैं. 4 लाख की वैल्यू है, बुक्स में जो है 3.5 लाख की बिल्डिंग आ रही है, यानी 50,000 इस पर डेप्रिसिएशन अभी तक का लग गया होगा. ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है ताकि आप बेटर प्रेजेंट कर पाएँ. सिमिलरली जो स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन है, स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन है, उसमें आपने 1.5 लाख का लोन लिया है जिसमें 7,500 का इंटरेस्ट एक्रूड भी इंक्लूडेड है बट नॉट ड्यू. इसका क्या मतलब हो गया? भाई जब भी आप लोन लेते हैं तो उसका इंटरेस्ट आपको या तो हर मंथली देना होता है, 6 महीने से देना होता है, ईयरली देना होता है. तो आपका जब ईयर क्लोज हुआ उस टाइम पीरियड तक जो इंटरेस्ट एक्रू हो गया था, मतलब कि आपने लास्ट इंटरेस्ट जो दिया था उसके बाद और इंटरेस्ट एक्रू तो हो गया, बंद तो गया है, बट अभी उसकी डेट नहीं आई है पेमेंट की. तो हम तो एक्रूअल कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं, उसको हम रिकॉर्ड करते हैं, या रिकॉर्ड किया हुआ है बट इसी अमाउंट के अंदर रिकॉर्ड किया है. लोन इज सिक्योर्ड बाय हाइपोथिकेशन ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी, यानी कि लोन लिया तो आपने प्लांट एंड मशीनरी को एक तरह से गिरवी रखा है, यूँ समझ लीजिए आप. तो ये जो है इसका डिस्क्लोजर जाएगा, आप इसको भी डिस्क्लोज करेंगे शेड्यूल 3 के हिसाब से. बैंक में जो है 2,000 है, परफेक्ट बैंक लिमिटेड विच इज़ नॉट अ शेड्यूल्ड बैंक. तो ये शेड्यूल्ड बैंक के पास 2,000 रुपये नहीं पड़े हैं, ये बैंक के बैलेंस में इंक्लूडेड हैं. एंड कंपनी हैड अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द इरेक्शन ऑफ मशीनरी एट 1.5 लाख विच इज़ स्टिल इनकम्प्लीट. तो कॉन्ट्रैक्ट है, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट किया है बट अभी कुछ एंटर वेंटर नहीं करे हैं. तो उसको मैं बताता हूँ उसका क्या करना है. अब यहाँ पर आपको जो है बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला है और तो कुछ बोला ही नहीं है. तो आप क्या कर सकते हैं, आप जो है डायरेक्टली शेड्यूल से स्टार्ट कर सकते हैं. तो बैलेंस शीट जो है उसे बाद में बनाएंगे, पहले हम जो है इसके शेड्यूल्स बनाते हैं
तो उसमें आप लिख सकते हैं नोट्स टू अकाउंट्स लिख सकते हैं या शेड्यूल्स लिख सकते हैं, शेड्यूल्स टू बैलेंस शीट, नोट्स टू अकाउंट्स। तो सबसे पहले इसमें क्या बनेगा, शेयर कैपिटल, ठीक है ना। इसमें आप क्या शो करते हैं, ऑथराइज शेयर कैपिटल शो करते हैं। आपको क्वेश्चन में ऑथराइज शेयर कैपिटल की डिटेल गिवन नहीं है, तो गिवन नहीं है तो आप शो नहीं कर पाएंगे। तो उस केस में आप इशूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल यहाँ लिखेंगे, इशूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल, जो कि है 10,000, 100 रुपीज़ की फेस वैल्यू है, डिवाइड करेंगे 10 लाख को डिवाइड करेंगे तो 10,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, राइट, 10 लाख। अब यहाँ पर जो है कॉल्स इन अरियर है कुछ। आपको याद होगा जब हम कॉल मंगवाते हैं तो हम क्या करते हैं, शेयर कैपिटल तो क्रेडिट कर लेते हैं और कॉल जो है उसे हम डेबिट कर लेते हैं। जब कॉल आ जाती है तो इस अकाउंट को क्रेडिट कर लेते हैं, बैंक अकाउंट में पैसा आ जाता है। बट अगर नहीं आए पैसे तो कुछ पैसा यहीं पर रह जाएगा, करेक्ट, यहाँ पर रह जाएगा, डेबिट बैलेंस कुछ रह जाएगा। तो वो डेबिट बैलेंस यहाँ रह गया है। दिखाने के लिए तो आप इसको बोल सकते हैं कि ये मेरा एसेट है, ये मुझे लेना है। हालांकि इसकी एक दूसरी प्रेजेंटेशन क्या होती है कि आप इसे कॉल्स इन अरियर को यहाँ माइनस कर कर दिखाएं कि भैया शेयर कैपिटल वैसे तो 10 लाख रुपए की है बट 1,000 रुपये अभी इसमें नहीं आए हैं, तो इसीलिए जो है हमारी शेयर कैपिटल नेट में जो है हमें पड़ी, यानी कि जो एक्चुअली में पैसे रिसीव हो गए हैं अरियर्स को हटाकर, वो पड़ा 9,99,000। इसके बाद जो है आपका रिजर्व एंड सरप्लस आएगा, जिसमें आपका जो है आप यहाँ देख सकते हैं दिया होगा कुछ ना कुछ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 86,700, बैलेंस है पीएनएल का, यानी पिछली बार का बैलेंस प्लस इस बार का प्रॉफिट जोड़कर टोटल बैलेंस गिवन है, और जनरल रिजर्व 2,10,000। तो अगर आप इसका टोटल करेंगे तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 2,96,700। तो हम लाइन वाइज चल रहे हैं। आपकी शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस हो गया, शेयर होल्डर फंड का काम हो गया है। उसके बाद नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ होती है, उसमें नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आती है, ठीक है ना। आप ऐसे नोट्स बना सकते हैं, नंबर ऊपर नीचे करेंगे तो चल जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें जो डिस्क्लोजर होता है उसमें आप सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड अलग से दिखाते हैं। तो डिस्क्लोजर आप दिखा रहे हैं ना कि सिक्योर्ड कितना है, अनसिक्योर्ड कितना है। और ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर लोन अनसिक्योर्ड अलग से गिवन है और ये जो लोन है ये सिक्योर्ड है बाय हाइपोथिकेशन ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी। तो इसे आप कैसे दिखाएंगे, देखिए इसको आप दिखाएंगे जो सिक्योर्ड है, सिक्योर्ड में टर्म लोन ही आता है जी। तो उसमें आप पूरा लिख कर आइएगा, स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन का जो है यहाँ पर आ रहा होगा 1,50,000, जी हाँ। हालांकि इसमें 7,500 इंटरेस्ट का है, तो जो इंटरेस्ट का पोर्शन है वो लॉन्ग टर्म बोरिंग नहीं हो सकता जी। जो 1.5 लाख रुपीज़ है जिसमें 7,500 रुपये इंटरेस्ट एक्रूड के इंक्लूडेड हैं, वो अलग से आप दिखाइए, वो भी आपकी लाइबिलिटी है, जी हाँ। वो भी एक तरह से आप कह सकते हैं कि आपको पेमेंट करनी है, उसका आपने प्रोविज़न बनाया है, पर वो लॉन्ग टर्म बोरिंग नहीं है जी। तो लॉन्ग टर्म बोरिंग आपकी हो गई 1,42,500। और कुछ अनसिक्योर्ड लोन भी है, और वो है 1,21,000। तो टोटल आ गया, इसके बाद आप देखेंगे अदर नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ आ सकता है, अदर करेंट लाइबिलिटीज़ आ सकता है, और बहुत सारी चीज़ें आ सकती है। बट आप यहाँ देखें कि उसमें क्या क्या नोट्स में आना चाहिए, एक बार चेक कर लेते हैं। ये तो आपका एसेट का है, ये कवर हो गया, ये एसेट साइड का है। प्रोविज़न फॉर टैक्स जो है वो शॉर्ट टर्म प्रोविज़न है आपका, फिर ये एसेट साइड का हो गया। डिविडेंड पेबल जो है वो आपका अदर करेंट लाइबिलिटी है, राइट, और इसमें कुछ है नहीं, तो नॉन करेंट पोर्शन है ही नहीं। तो इसलिए आप जो नोट नंबर अगला देंगे अदर करेंट लाइबिलिटी का देंगे, नॉन करेंट तो है ही नहीं ना। जिसमें 7,500 रुपये यहाँ से हटा दिए तो इंटरेस्ट एक्रूड जो है वो 7,500 का यहाँ शो करेंगे, और
डिविडेंड जो पेबल है वो भी शो करेंगे। सर डिविडेंड पेबल कहाँ दे रखा है, ये देखिए डिविडेंड पेबल 60,000 का। अब जो है आपकी लाइबिलिटी साइड के काफ़ी नोट्स बन गए हैं। आप चाहें तो इसके बाद अब एसेट साइड का बना सकते हैं, टेंजिबल एसेट्स का। ठीक है, अब इसमें आपका लैंड है, बिल्डिंग है, और जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी डेप्रिसिएशन है वो सारा का सारा आप एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन माइनस कर कर दिखाएंगे। तो वैसे आप शो कर सकते हैं, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ बिल्डिंग आ रही है, तो बिल्डिंग आ रहा है तो यहाँ इन्होंने बताया मुझे, तो यहाँ जो बिल्डिंग आ रही है तो मैं लिखूँगा 4 लाख, 4 लाख की बिल्डिंग है एक तरह से, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना माइनस करूँगा भाई, नेट वैल्यू 3.5 लाख आ रही है तो 50,000 का जो है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होगा। ठीक है ना, तो इसकी वैल्यू 3.5 लाख रुपए आ रही होगी। ये मैं नोट्स में दिखा रहा हूँ। बिल्डिंग, लैंड है वो तो डायरेक्टली ही आपका 4 लाख रुपीज़ का आएगा, क्योंकि लैंड पर डेप्रिसिएशन कभी लगता नहीं है। फिर आपका है प्लांट एंड मशीनरी, तो प्लांट एंड मशीनरी आप देखेंगे यहाँ पर कितने का आ रहा है, 7 लाख रुपीज़। ये कॉस्ट है, ग्रॉस ब्लॉक है ये। जितना डेप्रिसिएशन इस पर आज तक लग चुका है वो आप कैलकुलेट करके देख रहे हैं। 7 लाख माइनस 5,25,000 तो आएगा 1,75,000। तो 1,75,000 इस पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होगा तो नेट निकल कर आएगा 5,25,000। सिमिलरली जो है फर्नीचर एंड फिक्सचर जो हैं उसका आप बैलेंस देख सकते हैं। फर्नीचर एंड फिक्सचर 62,500, तो 62,500 माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो कितना हो सकता है, देखिए एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो सकता है 12,500। क्यों, क्योंकि नेट वैल्यू आ रही है 50,000। तो ऐसे कर कर आप टोटल निकाल कर आ सकते हैं। इसके बाद आपकी इन्वेंट्रीज हैं, उसका आप नोट नंबर डालकर आ सकते हैं। ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि उसमें आई क्या रहा है, रॉ मटेरियल आ रहा है, फिनिश गुड्स आ रहे हैं। ये भी यहाँ पर आपको दे रखा है, फिनिश गुड्स, रॉ मटेरियल, तो 50,000 और 2 लाख। नोट्स में कुछ नहीं करना होता, बस डिटेल आपको दिखानी होती है बैलेंस शीट और P&L आइटम्स की। अब यहाँ पर जो है आपके डेटर्स आएंगे, तो ट्रेड रिसीवेबल है 2 लाख, और नोट्स में भी दे रखा था कुछ, आप देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ बताया हुआ है कि 52,000 जो है वो 6 महीने से ज़्यादा के बाद ड्यू है। तो इसमें आप देखते हैं डेट आउटस्टैंडिंग 6 मंथ से ज़्यादा जो है उसमें आप लिखेंगे 52,000, और जो बैलेंस है वो बच गया आपका 1,48,000। बैलेंस कैसे निकला भाई, देखिए टोटल 2 लाख हैं, तो 2 लाख में से अगर आप माइनस कर लेंगे जो 6 महीने से ज़्यादा ड्यू हैं, तो बाकी आपका आ जाएगा जो 6 महीने से कम ड्यू है। सिमिलरली आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का आप नोट डालकर आ सकते हैं, जिसमें आप सारे बैलेंस को दिखाएंगे। तो उसमें आपका आएगा कैश बैलेंस, कैश बैलेंस जो है वो दे रखा है 30,000। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैश बैलेंस आ रहा होगा, कैश एट बैंक एंड कैश बैलेंस। जो कैश एट बैंक है उसे आप ऐसे दिखाएंगे, कैश एट बैंक। अब इसमें जो है डिस्क्लोजर ज़्यादा है कि शेड्यूल्ड बैंक के पास कितना पैसा रखा हुआ है, और बाकी अनशेड्यूल्ड होगा यानी कि अदर्स हो गए वैसे, तो उसके पास कितना पैसा है। तो 2,47,000 में से आप देख सकते हैं 2,000 रुपीज़ जो हैं वो इसके पास हैं, और बाकी के 2,45,000 जो है वो शेड्यूल्ड बैंक के पास हैं। तो ये आपका आ गया 2,47,000, करेक्ट। तो ऐसे कर कर आपने जो है सारे नोट्स तैयार कर लिए। स्केल वगैरह है तो प्रॉपर फॉर्मेट के साथ लाइन खींच के करिएगा तो अच्छा रहेगा। तो जितनी भी चीज़ें हैं उसके आप नोट बना सकते हैं। अब नंबरिंग ऊपर नीचे हुई तो हो जाएगी, बट जो भी डिटेल आपको लग रही है कि डिटेल में शो किया जा सकता है इस चीज़ को, तो उसकी हेडिंग डालिए और नोट में लिख लीजिए। जैसे मान लेते हैं अगर P&L होता तो आप अदर एक्सपेंसेस डालते, जितने भी अदर एक्सपेंसेस हैं सब उसमें लिख लेते। अब आपको कुछ नहीं करना, बस आप बैलेंस शीट के फॉर्मेट में चीज़ें डालिए। शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल में जो अमाउंट आ रही है उसे आप यहाँ डाल सकते हैं, नोट का रेफरेंस डाल सकते हैं। रिजर्व एंड सरप्लस में जो अमाउंट आ रही है वो आप यहाँ डालेंगे।
नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ में सिर्फ एक ही चीज़ आ रही है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। करेंट लाइबिलिटीज़ में आपके आ रहे हैं ट्रेड पेबल्स। तो ये ट्रेड पेबल्स का नोट नहीं बनाया, शायद आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्रेड पेबल्स जो है वो डायरेक्टली ही आ रहे होंगे, मुझे दिख नहीं रहे हैं। ट्रेड पेबल सबसे लास्ट में आ रहे हैं 2 लाख रुपीज़। तो डायरेक्टली शो करो, ट्रेड पेबल जो है वो यहाँ पर डायरेक्टली आते हैं। और अदर करेंट लाइबिलिटीज शॉर्ट टर्म प्रोविजंस आते हैं, तो उसका हमने बनाया है अदर करेंट लाइबिलिटीज़। ये आ गया ना 67,500। और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, तो प्रोविजंस में यहाँ पर सिर्फ प्रोविजन फॉर टैक्स है, अगर आप देखेंगे 68,000। इसका नोट बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सिमिलरली एसेट साइड पर जो है फिक्स्ड एसेट की जगह पर आप शो करते हैं हेडिंग प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। ये अमेंडमेंट आई है, उसमें टेंजिबल एसेट्स में आप शो कर रहे हैं टेंजिबल एसेट्स कितने हैं वो आप यहाँ देख सकते हैं। शो तो आप नेट वैल्यू ही कर रहे हैं, वो तो आप टोटल करेंगे तो भी इतनी आएगी, पर नोट्स में आप दिखा रहे हैं ग्रॉस कितना है, उस पर कितना टोटल डेप्रिसिएशन लग चुका है और फिर नेट कैसे आया है वो आप शेड्यूल में शो करते हैं। करेंट एसेट में जो है कुछ इन्वेंट्रीज हैं आपकी 2.5 लाख रुपीज़, कुछ ट्रेड रिसीवेबल्स हैं 2 लाख रुपीज़, कुछ कैश एंड बैंक बैलेंस है 2 लाख, कितना आएगा ये 2,47,000 प्लस 30,000 2,77,000 टोटल आएगा। और कुछ आपका बच गया, वो आप यहाँ देख सकते हैं, कुछ आपके यहाँ पर एडवांसेस भी आ रहे हैं 42,700 के। आपको इंश्योर करना है कि जो ट्रायल बैलेंस में जितने भी अमाउंट आ रही है वो सारी कवर हो गई हो। जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है उसमें अगर कोई एंट्री पास करनी है, चीज़ें रिकॉर्ड नहीं करी हुई है, तो वो भी आप पास कर लें और उसे भी आप शो कर दें। तो ये आपका जो है पूरा तैयार हो गया, राइट। एक बार जो है खुद से प्रैक्टिस कर कर देखें तो आपको पता लगेगा यार मुझसे गलती कहाँ हो रही है। ट्रायल बैलेंस की सारी चीज़ें कोशिश कर रहा हूँ लेने की, उसके बाद भी कोई चीज़ मिस हो रही है या मैच नहीं हो रहा है, तो दिक्कत कहाँ हो रही है, तो उसे आप ट्राई करें, तभी जो है बेहतरीन प्रेजेंटेशन कर पाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा ऐसे क्वेश्चंस में या ऐसे टिपिकल क्वेश्चंस में 100% एक्यूरेसी पॉसिबल है, मतलब पॉसिबल है विद प्रैक्टिस। आप सीए बन रहे हैं और अगर आपने बहुत सारा प्रैक्टिकली काम करा है तो आपके लिए बच्चों का खेल है, बट एज ए स्टूडेंट सीधा सीधा पूरी बैलेंस शीट पर काम करना नोट्स के साथ, ये मुश्किल रहता है काम, काफ़ी लोग को दिक्कत होती है। बट अगर आप 95% एक्यूरेसी के साथ काम कर सकते हैं, एक आध कोई हेड रह गया, एक आध कोई चीज़ इधर उधर हो गई, बट बाकी सारे आपने शेड्यूल प्रॉपर बना दिए और बैलेंस शीट में शो कर दिया, तो आपको मोटा मोटी नंबर मिल जाएंगे। 16 नंबर का होगा तो 12 मिल जाएंगे, है ना। तो इसलिए प्रैक्टिस करें, बट इसमें अटके ना। कई बार क्या होता है मैच कराने के चक्कर में बहुत सारा समय व्यर्थ कर देते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। हमें ऐसे स्ट्रैटेजिली खेलना है। मैं तो हमेशा मानता हूँ, देखो मैं डिस्करेज नहीं कर रहा, बट मेरा ये मानना है कि हमें हमेशा 90% पर फोकस ज़्यादा करना चाहिए। कि 100 नंबर का पेपर आया तो भैया 90 प्लस निकाल दो, 100 के चक्कर में अटको ना, करेक्ट। और जो चीज़ें आपको सबसे आसानी से लग रही है कि ये तो हो जाएगी, उसे आप पहले करके अपना 40-50 मार्क्स कर लें। पहले 1-1.5 घंटे में 1.5 आवर्स में अपने 50 मार्क्स को पक्के करें, ठीक है जी। और इवन अगर पहले 2 घंटे में भी आपके 50 नंबर पूरे हो गए या 60 नंबर पूरे हो गए, लेट्स से पहले 2 घंटे में आपने 60 मार्क्स तक कर लिया पेपर अटेम्प्ट, जिसमें आपको पता है भैया इतना अच्छे से करा है कि इसमें 50 तक तो आ ही जाएंगे, और कुछ भी वर्स्ट सिचुएशन हुआ तो पास तो हो ही जाओगे। तो ये 60 मार्क्स आपने 2 घंटे में अच्छे से कर लिया। एग्जामिनर चेक करेगा तो उसमें गलतियाँ उसको कम मिलेगी, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि हाँ इस बच्चे को पास करना है। अब लास्ट का जो 1 आवर है उसमें बनाइए ढांचा, जो भी क्वेश्चन है उसका फॉर्मेट, और फट जो है जितना भी होता है इसमें 30 मार्क्स का या 40 मार्क्स तक का जितना भी होता है, जितना आपको फटाफट आता है विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, उतना कर लीजिए। तो जो 30 नंबर का भी करेंगे, इसमें भी अगर 10-15 नंबर आ गए आराम से या 20 नंबर आ गए, तो ये आपकी बन जाती है एग्जेम्पशन, या 70s में मार्क्स या 80s में मार्क्स, राइट। ठीक है जी, बन जाते हैं 70s 80s तक बन जाते हैं अगर ये भी अच्छे से आपने करा है तो। और 70s 80s में मार्क्स आ रहे हैं, 80 तक नंबर आ रहे हैं, तो वो बहुत हैं। अगर आप कोई 2 पेपर भी बहुत अच्छे से करते हैं, जैसे कॉस्ट अकाउंटेंसी हो गया, अकाउंटेंसी हो गया, और बहुत अच्छे से करते हैं, दोनों में 80+80+ आते हैं, यानी कि आपने 90+ का सही कर करा है, तो आपके 80+80+ आ गए, तो बस फिर क्या दिक्कत है, पास तो आप हो ही गए। और बाकी सब्जेक्ट में अपनी इतनी कमांड रखें कि कोई आपको जो है
मतलब एग्जामिशन लाने से ना रोक सके, यानी 60+ तो आप फिर भी ला पाएँ। तो इतना तो तैयारी आपको करनी ही चाहिए। कभी भी जो है एग्ज़ाम को जो है पास होने के लिए ना पढ़ें। पास होना एक बहुत छोटी चीज़ है। पढ़ें तो ऐसा पढ़ें कि सीए के पेपर में सब कुछ सही कर कर आना है, उस हिसाब से पढ़ें, उस हिसाब से पेपर करें। और जब पेपर देकर आ जाएं तो डोंट बी अपसेट, कोई एक क्वेश्चन गलत हुआ, सही हुआ, ठीक है, जो हो गया हो गया, फोकस ऑन द नेक्स्ट पेपर। क्योंकि हमारे जो सी एग्ज़ाम्स है उसमें आपको पता है कि 60+ लाते हो ना अगर आप, तो पेपर आपको देना नहीं पड़ता। कई बच्चे हैं पहला पेपर देकर आएंगे, उसमें लग रहा है यार शायद एग्जामिशन रह जाए, उससे अपसेट हो गया, अरे नेक्स्ट पर फोकस करो, नेक्स्ट पर करो, नेक्स्ट पर करो। एक दो पेपर में भी 60+ आ गए, वो तो आपका हमेशा के लिए पास हो गया ना। तो कॉन्फिडेंस अपना बिल्डअप रखो, निराश मत हो, अपना बेस्ट करो, जितना आता है उससे अच्छे से करो, राइट। और बाकी आपकी श्रद्धा है, आपका जो भी आप कहना चाहें, मेहनत है आपकी। देखिए दोस्तों, इलस्ट्रेशन नंबर जो 7 है उसमें भी आपको जो है ट्रायल बैलेंस से जो है बैलेंस शीट वगैरह बनानी है, जिसमें आपको ज़्यादा डिटेल गिवन है, ऑथराइज कैपिटल, सब्सक्राइब कितनी है, उसके बाद कुछ परचेजेस आपने करी है वो भी अलग से आपको शो करी हुई है। तो इसमें आप देखेंगे परचेजेस की कैटेगरी शो करी हुई है, तो शेड्यूल में आप कैटेगरी वाइज शो कर सकते हैं। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस अभी तक हमने नहीं करा था, वो भी शो किया हुआ है। रेंट रेट टैक्सेस जो है वो भी शो किया है, अदर एक्सपेंसेस में आएगा। बाकी और खर्चे, सेल्स भी आपको कैटेगरी वाइज शो करिए, तो आप शेड्यूल में अलग अलग से दिखाएंगे। कोल एंड फायरवुड, ये तो आपके खर्चे आ गए सारे, है ना, ये तो आपके सारे खर्चे आ गए। फिर यहाँ कुछ रेंट ऑफ रूम्स, तो इसका इनकम आ रही है, ये होटल्स है ना, अच्छा वही तो, होटल्स में तो रेंट जो है वो इनकम होगी, उन्हें तो रेंट मिलेगा। ये इनके कुछ एसेट्स होंगे, राइट, कुछ मिसलेनियस रिसिप्ट होगी, ये कुछ और इनकी इनकम होगी, कुछ इनके एसेट्स होंगे, कुछ इन्वेंट्री होगी कैटेगरी वाइज। तो इससे आप शो करें, कैश इन हैंड, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आ रहे हैं, पीएनएल का बैलेंस आ रहा है, तो पीएनएल बनाना नहीं है, सीधा बैलेंस शीट बनाना है, राइट। यहाँ पर जो है कुछ आउटस्टैंडिंग बैलेंस गिवन है और आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी गिवन है। डेप्रिसिएशन लगाना बाकी है, तो डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो क्या होगा, पीएनएल का बैलेंस कम करना पड़ेगा, एसेट का बैलेंस कम करना पड़ेगा। 6000 जो है फुल्ली पेड है एंड 2000 शेयर्स हैं, 60 रुपीज़ पर शेयर पेड है। डायरेक्टर्स ने कॉल करी है, शेयर होल्डर्स कुछ नहीं दे पाए हैं, उनके शेयर्स को फोरफिट कर लिया गया है। फोरफीचर का मतलब शेयर उनके कैंसिल कर दिए गए हैं। डायरेक्टर्स ने डिविडेंड भी डिक्लेयर करा है, तो डिविडेंड डिक्लेयर करोगे तो क्या होगा, प्रॉफिट से माइनस होगा और अदर करंट लाइबिलिटीज़ में डिविडेंड पेबल आएगा। तो ये वाली एंट्री छोड़ दें अगर, तो उसके अलावा डेप्रिसिएशन और डिविडेंड वाली छोड़कर सिर्फ यहाँ पर कॉल्स इन अरियर को, इसमें कुछ कॉल्स करी गई है, उसमें फोरफीचर किया गया है। अच्छा, इसमें पीएनएल भी बनाना है, हाँ, तो पीएनएल तो बनाना होगा ना इसमें। तो यहाँ से आप देख सकते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो इसमें आपकी सेल्स आ रही है, दोनों को ऐड करें तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अगर आप देखेंगे, ये इन्होंने सामान, होटल्स में क्या होता है कि खाना वाना भी बेचते हैं, तो ये भी आपका ऑपरेशन है। और दूसरा जो है रेंट पर भी देते हैं, तो ये भी ऑपरेशन है। यहाँ पर भी तो इनकम आ रही है, रेंटल इनकम, रूम रेंट, बिलियार्ड, मिसलेनियस रिसिप्ट, तो ये सब आप शो कर सकते हैं, राइट। ये सारा जो है आपके ऑपरेशन से पैसा आ रहा है, ठीक है ना। ये जो रेंट ऑफ रूम है, बिलियार्ड टेबल है, जो भी है ना, उसमें पैसा लेते हैं, जो भी लोग यूज़ करते हैं आपकी फैसिलिटीज़, उनसे आप पैसा लेते हैं। तो ये सर्विसेज दे रहे हैं, ऊपर जो है गुड्स को बेच रहे हैं। तो दोनों चीज़ों को आप टोटल करके लिखिए, ये आपके ऑपरेशन ही हैं, ये आप ऑपरेशन ही करते हैं। हालांकि जो डिस्काउंट रिसीव्ड है ये आपके ऑपरेशन से नहीं आया है, ये तो अदर इनकम में शो होगा। सिमिलरली जो बाकी खर्चे हैं उन खर्चों को आप यहाँ दिखा सकते हैं, जितने भी हैं सारे खर्चे आएंगे, डिटेल जो है वो नोट्स में आएगी, और ये आपका प्रॉफिट आएगा, ठीक है ना। इसे आप खुद से ट्राई करेंगे, मैं ये करवा नहीं रहा हूँ आपको, ये होमवर्क दे रहा हूँ मैं आपको, ये आपका होमवर्क है, ये आप खुद से ट्राई करेंगे। मैं सिर्फ फोरफीचर वाला आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ कि फोरफीचर वाले का क्या ट्रीटमेंट होगा। हालांकि जो शेयर कैपिटल है वो हमेशा फेस वैल्यू पे आती है। चलो यहाँ पर करके दिखाता हूँ मैं आपको, ये ध्यान से हम करते हैं। आइए ज़रा ये समझते हैं कि जो कंपनी है उसकी इक्विटी शेयर कैपिटल का क्या ट्रीटमेंट होगा। ये इक्विटी शेयर कैपिटल जो है वो 10,000 शेयर्स की नहीं है, वो 8,000 शेयर्स की है। 10,000 शेयर ऑथराइज्ड कैपिटल है, बट वैसे इशूड जो है वो 8,000 शेयर है, जिसमें 6,000 शेयर ओपनिंग पर 6,000 शेयर और 2,000 शेयर ऐसे थे, ये तो पूरे फुल्ली पेड अप थे।
और ये जो थे ये 60 रुपये पेड अप थे, तो करीब करीब ये निकल कर आया 1.2 लाख। अब इन पे जो है 40 रुपये और लेने थे, करेक्ट। तो क्या हुआ कि 1900 वालों ने तो 40 रुपये दे दिए। तो आप मल्टीप्लाई कर कर देख लिए, आप 1900 को जो है आप 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए एक बार, 9 4 ज़ा 36 एंड इट विल कम टू अराउंड 76,000। तो उन्होंने तो पैसे दे दिए, पर 100 शेयर होल्डर ने पैसे नहीं दिए, तो उनके शेयर को जो है फोरफिट कर लिया गया। फोरफिट करने का मतलब ये है कि इन 100 शेयर्स पर जो 60 रुपये आए, यानी 6,000 रुपये जो आए हुए हैं, उन्हें फोरफिट कर लिया गया है। तो वो यहाँ से आप 6,000 हटा सकते हैं, करेक्ट। मैं यहाँ से 6,000 डिलीट कर लेता हूँ। तो यानी इन 100 शेयर्स को फोरफिट कर लिया गया है। अभी कंपनी के पास 8,000 शेयर में से एक्चुअली में 7,900 जो है पूरे इशू हो गए हैं, यानी कि 7,90,000 फेस वैल्यू के आ रहे हैं। कोई शक? नो सर। सर ये जो 6,000 फोरफिट करे इसका क्या होगा? ये जो 6,000 फोरफिट कर लिए, फोर फीचर से जो पैसा आ गया, इसका क्या होगा? देखिए ये आपका जो है कैपिटल रिजर्व आ जाएगा। पैसा रिसीव तो हो गया शेयर होल्डर से, कॉल नहीं दी तो उस पैसे को कंपनी ने रख लिया और शेयर कैंसिल कर दिए, तो 6,000 का अतिरिक्त पैसा आ गया, ये कैपिटल रिजर्व हो जाएगा। 6,000 का कैपिटल रिजर्व आपका आएगा। अब डायरेक्टर ने क्या किया, उन्होंने इन 100 शेयर्स को जो है 90 रुपीज़ पर इशू कर दिया। 90 रुपीज़ पर इशू करने का मतलब है कि करीब करीब 9,000 रुपीज़ कंपनी के पास आ गए। पर फेस वैल्यू तो 100 है ना जी, फेस वैल्यू तो 100 है। तो अगर 100 शेयर इशू होंगे, तो अगर 90 पर री इशू किए जा रहे हैं, तो जो शॉर्टफॉल है, जो शॉर्टफॉल हो गया है 10 रुपये का, वो आप इस अमाउंट से एडजस्ट कर लेंगे। जो आपने 6,000 फोर फीचर कराया ना, जो पैसे बच गए थे, उससे एडजस्ट कर लेंगे शॉर्टफॉल को। तो 1,000 रुपये जो है वो यहाँ ऐड कर देंगे और यहाँ से एडजस्ट कर देंगे। तो अल्टीमेटली आपको जो है 5,000 का ही गेन हुआ है। फोरफिट कर कर रीइशू करने पर 5,000 का ही गेन हुआ है। ये 5,000 जो है आपका कैपिटल रिजर्व कहलाएगा, जिसे आप कैपिटल रिजर्व में यहाँ शो कर सकते हैं। और अल्टीमेटली आप कह सकते हैं कि भैया देखिए, मेरे पास जो है ये 100 शेयर इशू करने के बाद अब मेरे पास जो है 8,000 शेयर 100 रुपये के हिसाब से 8 लाख के आ रहे हैं इक्विटी शेयर्स। तो यहाँ इक्विटी शेयर्स आ रहे हैं 8 लाख के और प्रेफरेंस शेयर्स आ रहे हैं 5 लाख के। वहीं कैपिटल रिजर्व आ ही रहा है, जनरल रिजर्व आ ही रहा है। जो डिविडेंड है उसे आप यहाँ माइनस कर देंगे और डिविडेंड को अदर करंट लाइबिलिटीज़ में शो करेंगे। तो डायरेक्टर्स ने जो है डिविडेंड दिया है 8% का। तो जब भी आप डिविडेंड देते हैं, आपको ये इंश्योर करना है भैया प्रेफरेंस शेयर पर तो 6% का मिलेगा ही। अगर आप इक्विटी वालों को दे रहे हैं तो पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी देंगे 30,000 रुपीज़, और फिर इक्विटी वालों को देंगे, तो 8 लाख का 8% होगा 64,000। तो ये निकलेगा टोटल 94,000 का डिविडेंड देना चाहते हैं। पीएनएल में बैलेंस 41,500 ही है, तो 94,000 का देंगे, इसका मतलब पीएनएल में और पैसा डालना पड़ेगा। तो वो जनरल रिजर्व से आप यहाँ डाल लीजिए और डिविडेंड को इशू कर दीजिए। राइट, डिविडेंड 94,000 का इशू कर दीजिए, जो आप अल्टीमेटली शो करेंगे अदर करंट लाइबिलिटीज़ में, अलग अलग शो करा है। तो ये आपको जो है गाइड मिल गई एक तरह से, अब आप इसको कर सकते हैं। और जैसा मैंने बताया कि इन्वेंटरीज वगैरह हैं, उसके शेड्यूल में आप जो है एसेट वाइज भी दिखा सकते हैं। राइट, तो ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर डिस्कशन हो गया है और विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो देन। जय हिंद एंड बाय बाय। और हाँ, पीछे की एक्सरसाइज भी ट्राई करने से मत रुकना, ट्राई करना, डाउट है मुझसे पूछना। और इसमें से जो है एक 8 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्लास में कैश फ्लो स्टेटमेंट करेंगे, जिससे फिर जो है 8 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और वो होने के बाद आपका मॉड्यूल 2 मॉड्यूल 1 कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको जो है ब्रांच अकाउंटिंग ढंग से कराऊंगा, डिटेल्ड में कराऊंगा, डिटेल वर्जन में, क्योंकि उससे भी जो है 10 नंबर तक का क्वेश्चन बड़ी आराम से आ जाता है। ठीक है सर एंड मैडम, बाय बाय।